गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है संसद। संसद के इतिहास पर यदि हम दृष्टि डालें तो ये जो संसद का भारत में संसदीय शासन प्रणाली जो अपनाई गई है, ये हमने उसी देश से शिक्षा ली है जिस देश के हम गुलाम थे, यानी इंग्लैंड। और भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 79 के तहत संसद होगी। विशेष तौर से ये ध्यान रखना है आपको कि संसद संबंधी टोटल जानकारी जो है हमें अनुच्छेद 79 देता है। इंग्लैंड में भी भारतीय संसदीय प्रणाली की तरह ही दो सदन हैं, एज इट इज है। वहां पर सदनों के नाम अलग हैं। मैं पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं भारत की बात करूं तो भारत में ये राज्यसभा और लोकसभा के रूप में दो सदन हैं, राज्यसभा लोकसभा। इंग्लैंड में भी इन्हीं सदनों को जो है हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, वहां पर भी सेम है। और इस संसद जो शब्द है वो हिंदी वर्ड है, इंग्लैंड में इन्हें पार्लियामेंट कहते हैं। एज इट इज अधिकार दिए गए हैं। और एक और देश है जिसमें सेम संसद के दो सदन हैं, वो है अमेरिका। अमेरिका में भी यही राज्यसभा लोकसभा की तरह दो सदन हैं। वहां के सदनों के नाम है प्रतिनिधि सदन और एक है सीनेट। और संसद को वो लोग जो है कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है, नाम का फर्क है और एक अधिकारों में भी फर्क दिया गया है। वहां पर है जो द्वितीय सदन को ज्यादा ताकतवर बनाया गया है अमेरिका में। अब मैं भारतीय संसद की बात करता हूं, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। सबसे पहले संसद की जानकारी 79 के तहत मिल रही है। इसके आगे वाला अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 80 जो है वो हमें राज्यसभा की जानकारी देता है। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। वही आगे अनुच्छेद 81 आपको लोकसभा की संपूर्ण जानकारी देता है। इन दोनों सदनों के उपनाम भी हैं। उपनाम की बात करूं, सबसे पहले मैं राज्यसभा में आता हूं। राज्यसभा का जो है वो उच्च सदन कहते हैं। एक और नाम है, इसको वरिष्ठ सदन भी कहते हैं, वरिष्ठ सदन भी कहते हैं। अब मैं बात करता हूं लोकसभा की, तो लोकसभा को है जो निम्न सदन तथा युवा सदन भी कहते हैं। इनके नाम के पीछे एक औचित्य है। इनकी जो एज है राज्यसभा सदस्यों की वो जो 30 साल होती है, इसीलिए इनको वरिष्ठ सदन कहते हैं, अनुभवी लोग हैं। और यहाँ पर उच्च सदन नाम दिया गया है। और लोकसभा में जो सांसद होते हैं उनकी उम्र जो है कम से कम 25 साल होनी चाहिए, इसीलिए इनको युवा सदन कहते हैं। नाम के पीछे औचित्य यदि आपको याद होगा तो जल्दी याद हो जाएगा। इसी 25 साल के ऊपर भी एक आज आपको जानकारी देना है। भारत के सबसे युवा सांसद, जिनके मैं कहूंगा सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री का जो रिकॉर्ड है वो राजीव गांधी के नाम पे है। यानी 25 साल की उम्र के बाद में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले सब अब तक का रिकॉर्ड है वो राजीव गांधी है। क्योंकि इंदिरा गांधी जी का जब मर्डर हो जाता है तो उनके बाद में राजीव गांधी जी को भारतीय संसद द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। अब इनके बारे में एक और जानकारी जो अभी मैंने बताई है उम्र वाली, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे इनकी उम्र राज्यसभा के सांसद बनने के लिए उम्र जो है कम से कम होनी चाहिए 30 वर्ष। 30 वर्ष का जो भारतीय नागरिक है वो राज्यसभा सदस्य बन सकता है। वहीं पर लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में जो है उम्र वो 25 वर्ष होनी चाहिए। दोनों सदनों के अंतर्गत जो प्रतिनिधि आएंगे वो संपूर्ण भारत से, राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। लेकिन अब हम राजस्थान के संदर्भ में जानकारी दे देता हूं। राजस्थान से राज्यसभा सदस्य जो जाते हैं, राजस्थान से सांसद, यहाँ के सदस्यों को सांसद कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो राजस्थान से जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनकी संख्या है 10। और यहां पर राजस्थान से लोकसभा में जो सांसद हैं उनकी संख्या है 25।
25 सांसद लोकसभा में बैठे हुए हैं राजस्थान के, और 10 यहां पर बैठे हैं अपने राज्यसभा में। एक और बात, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपको उस संबंधित राज्य का मूल निवासी होना कंपलसरी नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, तो यहाँ ये नियम लागू होता है कि पर्टिकुलर आपको उसी राज्य का मेंबर होना या उसी राज्य का नागरिक होना कंपलसरी नहीं है राज्यसभा में। एक और, लोकसभा के जो सभी मेंबर हैं 25 मेंबर, उनको हम लोग जनता द्वारा डायरेक्ट निर्वाचित की पद्धति द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी हम लोग चुनते हैं 25 को, लेकिन यहाँ पे हमको वोट देने का अधिकार नहीं है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनको जो है हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यानी कि ये विधायक जो हैं वो चुनेंगे, और इनको यदि इनके कार्यकाल के आधार पर बांटूं तो भी इनका जो है कार्यकाल अलग अलग है। राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का है, और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद में अपने पद से हटते जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्थायी सदन। पहले कार्यकाल लिख देते हैं। कार्यकाल है 6 वर्ष, और इनका जो कार्यकाल है लोकसभा के सांसद का वो है 5 वर्ष। और यही जो समय अवधि मैंने दी है, इसी के आधार पे मैंने इनका जो है एक और उपनाम के रूप में आप कह सकते हो, मैं इसको स्थायी सदन भी कहूंगा, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है। जबकि लोकसभा जो है 5 वर्ष के बाद में पूरी की पूरी लोकसभा भंग हो जाएगी, क्योंकि कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो इसीलिए इसका जो मैं कहूंगा अस्थायी सदन। स्थायी और अस्थायी सदन में। अब एक और, इन दोनों के राज्यसभा और लोकसभा के जो जितने भी मेंबर्स हैं, यही भारत के सबसे बड़ी संस्था है जो कानून निर्मात्री संस्था के रूप में प्रसिद्ध है। यानी भारत में कानून बनाने का जो काम है वो भारतीय संसद द्वारा किया जाता है। इसी संसद में प्रमुख भारतीय संवैधानिक प्रमुख जो हैं वो यानी कि राष्ट्रपति भारतीय वास्तविक प्रमुख, शासन प्रणाली के वास्तविक प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री कौन है? संसद में बहुमत दल का नेता। संसद में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री कहलाता है, जिसके पास ज्यादा बहुमत है। लेकिन इन्हीं प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के लिए जो है राष्ट्रपति को आगे आना पड़ता है। राष्ट्रपति इसकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में जो है नरेंद्र मोदी सरकार है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के पास में स्पष्ट बहुमत नहीं है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, दूसरे सांसदों के सहयोग से सरकार बनाई जाती है, जिसे मैं कहूंगा गठबंधन की सरकार। इसे आप मिलीजुली सरकार भी कह सकते हैं। और ऐसी मिलीजुली सरकार जो है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में सबसे पहले बनी थी। और ये जो आप प्रेजेंट टाइम की जो मिलीजुली सरकारें देखते हैं, ये स्वतंत्र भारत के टाइम में ऐसी नहीं बन पाई थी, क्योंकि एक तरफा कब्जा था कांग्रेस का, तो ज्यादातर जो है प्रधानमंत्री कांग्रेस के ही बनते आए। अब इनके जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपको जानकारी बता देता हूं। जैसे इनके प्रमुख पदाधिकारी की बात करूं, सबसे पहले मैं राज्यसभा के प्रमुख पदाधिकारी की बात करता हूं। इसी राज्यसभा को पूरा मॉनिटरिंग करने के लिए एक व्यक्ति होगा जो राज्यसभा का मैन है, नहीं तो वो कहलाएगा सभापति। और सभापति हमेशा भारत का उपराष्ट्रपति ही होगा। तो प्रमुख अधिकारी यहाँ पे कौन होगा? उपराष्ट्रपति। पहला उपराष्ट्रपति यहाँ का मैन अधिकारी हुआ। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यह काम करेगा राज्यसभा में उपसभापति। तो उपराष्ट्रपति को तो मैं सभापति कहूंगा। और दूसरा अधिकारी है उपसभापति। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव ये राज्यसभा नहीं करेगी। राज्यसभा के द्वारा ये डायरेक्टली नहीं आ रहे, है ना। यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में संपूर्ण सदन भाग लेंगे, लेकिन उपसभापति का निर्वाचन ओनली फॉर राज्यसभा के मेंबर ही अपने में से करेंगे, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे आते हैं पदाधिकारियों में। लोकसभा में प्रमुख पदाधिकारी उसी तरह हैं जैसे वहां पर सभापति हैं और उपसभापति हैं। यहां पर मैं सभापति और उपसभापति को अलग नाम से पुकार रहा हूं, वो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।
तो यहाँ पे प्रमुख अधिकारी हुआ अध्यक्ष, और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष। ध्यान देने की बात है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है चयन लोकसभा के मेंबर ही करेंगे, ये ध्यान रहे। इनकी और इनकी सदस्य संख्या भी मैं आपको बता रहा हूं। इनकी सदस्य संख्या जो है लोकसभा के सदस्य संख्या राज्यसभा के जो है वो 245 है और लोकसभा के हैं 543 है। पहले 545 था, लेकिन दो सदस्य जो आंग्ल भारतीय थे उनको हटा दिया गया। अब ये 543 मेंबर ही अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। ये ध्यान रहे, इन दोनों के जो मेंबर के जो मैंने लिखे हैं संख्या, इसमें एक और अंतर है। यहाँ पर राज्यसभा के जो 245 मेंबर हैं, इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। 12 सदस्यों को भी मनोनीत बताओ तो पीछे रहे 233। ये लोग जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य मनोनीत नहीं है, बाकी ये 12 मनोनीत है। यहाँ पर जो है इन 243 को अधिकतम संख्या बढ़ाने का प्रावधान भी भारतीय संविधान में है, और वो है 552 तक 552 मेंबर तक लोकसभा के सदस्यों को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। सेम यहाँ पर भी है। राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनकी टोटल संख्या मैंने बताई है प्रेजेंट टाइम में 245 की जो रेशियो इसको भी आगे बढ़ाने का प्रावधान है वो है 250 तक। इसको जो है 250 तक जरूरत पड़ी तो बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर 552। ध्यान देने की बात है कि ऐसी जरूरत क्यों पड़ेगी, बताओ आप। क्योंकि कभी भी कोई नए राज्य का निर्माण हो गया और कभी भी जो है भारतीय किसी राज्य का टुकड़ा हुआ या फिर लोकसभा सीटें बढ़ा दी गई, ऐसी कंडीशन में हमें मेंबर बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। तो पड़ सकती है, तो ये अपने ध्यान रखना पड़ेगा। ये इसके अकॉर्डिंगली होगा। जितने भी प्रावधान भारतीय संविधान में हैं उसके अंतर्गत संशोधन करने, परिवर्तन करने की आजादी हमें भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के तहत मिली हुई है। यानी संशोधन संबंधी समस्त कोई पूछे आपको कि कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, तो भारतीय संविधान हमें आजादी देता है 368 के तहत, और इसी अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए हमारे वर्तमान में अनेक परिवर्तन हुए हैं। जो मूल संविधान था उसमें और जो प्रेजेंट टाइम में संविधान है उसमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। हालांकि भारत का संविधान पहले से ही सबसे बड़ा लिखित संविधान था दुनिया का, और प्रेजेंट टाइम में और बढ़ चुका है। यानी कि भारतीय संविधान में अनेक परिवर्तन हुए हैं। और ये यदि परिवर्तन में आपको बेसिक बताऊं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मूल संविधान में जो टोटल अनुच्छेद थे वो कितने थे और प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, अनुसूचियां कितनी थी, जिसके भाग कितने थे, इधर देखिए। ये टोटल ही मैं सबसे पहले लिखता हूं मूल संविधान। मूल संविधान का मतलब हुआ 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया, और इसी संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। वो संविधान मूल संविधान है। और उस संविधान के टोटल आंकड़े आपके सामने अभी मैं बता रहा हूं। यानी कि उस संविधान में जो अनुच्छेद थे वो थे 395। अनुसूचियां जो थी अनुसूचियां मूल संविधान में वो थी 8, और जो भाग थे वो मूल संविधान में थे 22। ये आंकड़ा याद है। आर्टिकल थे 395, अनुसूचियां थी 8 और भाग थे 22। अब बात करें प्रेजेंट टाइम संविधान की। 2025 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, इसमें कितना परिवर्तन हुआ, ये जो मैंने अभी बताई है आर्टिकल 368 के तहत, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। इसके लिए एक बार इसको जो है
न्यू टेबल्स पे आ जाता हूँ। वर्तमान संविधान, प्रेजेंट टाइम का जो संविधान है इसके अंतर्गत जो है आपको अनुसूचियों के रूप में, अनुच्छेद के रूप में जो 395 थी वो बदलकर अब हो गई है 470। सेकंड नंबर पे आपने लिखा था अनुसूचियां, अनुसूचियों के रूप में आपने लिखा था 8, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये बढ़कर हो गई है 12। ये 11 जो है ग्राम पंचायत से संबंधित हैं और 12 जो है नगर पालिका से संबंधित। 3 नंबर पे आपने लिखा था भाग, भाग मैंने आपको लिखा था 22, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 25। इतना बड़ा परिवर्तन भारतीय संविधान में इस धारा 368 के तहत हुआ। अब संसद की जानकारी आज आप ले रहे हैं, तो संसद का प्रमुख व्यक्ति यानी संसद सदन का प्रमुख व्यक्ति जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जो 2 सदन मैंने बताए, इन दोनों सदनों पे वापस एक जिक्र करते हैं। अभी तक प्रधानमंत्री बनने के बाद में वो सरकार का प्रमुख हो जाएगा, वो सरकार का मेन व्यक्ति हो जाएगा, लेकिन विपक्ष भी जरूरी है। और विपक्ष का नेता, जिसे प्रतिपक्ष नेता कहूंगा, इन्हीं दोनों सदनों में एक एक बनाया जाएगा। देखिए ये जो संसद के 2 सदन थे, राज्यसभा और लोकसभा, देखिए मैंने आपको बताया है कि राज्यसभा और लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं उनको लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष कहेंगे, राज्यसभा में सभापति कहेंगे, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। इन दोनों के नाम भी प्रेजेंट टाइम में बता देता हूं। लोकसभा अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में है ओम बिरला। ओम बिरला राजस्थान से, कोटा से सांसद हैं। और राज्यसभा के जो सभापति हैं यानी उपराष्ट्रपति वो है जगदीप धनखड़, ये भी राजस्थान से, ठीक है ना। ये दोनों के नाम प्रेजेंट टाइम में आपको याद रखने हैं। सभापति के तौर पे जगदीप धनखड़, और यहां पर अध्यक्ष के तौर पे लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो है ओम बिरला। अब इन सरकार की गलतियां निकालने के लिए आपको पता है जितना विपक्ष जितना मजबूत होगा वो उतनी ही शासन प्रणाली जो है पारदर्शी होगी। सरकार की गलती निकालने के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है ना। तो विपक्ष का नेता कौन बनेगा? जो पार्टी अल्पमत में है। अल्पमत में भी जो पार्टी कम से कम 10 सीटें जीत के आई है, उसके जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कम से कम 10 होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष में तो बहुत सारे बैठे ना। जैसे प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो अपने बीजेपी के अलावा भी तो विपक्ष बैठा है। बीजेपी तो सत्तारूढ़ पार्टी है, बीजेपी के अलावा जो दल बैठे हैं उसमें बहुत सारे हैं, कांग्रेस हैं, अदर पार्टीज भी हैं। उनमें से एक विपक्ष के जो हैं जो ज्यादा संख्या है उनको विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। तो राज्यसभा में विपक्ष का जो नेता है वो प्रेजेंट टाइम में है इसको कहेंगे प्रतिपक्ष नेता। प्रतिपक्ष नेता यहां पर भी रहता है प्रतिपक्ष नेता। लोकसभा में तो प्रतिपक्ष के नेता है राहुल गांधी। और यहां पर जो है खड़के जो है वो प्रतिपक्ष नेता है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो कि प्रतिपक्ष नेता है। प्रतिपक्ष नेता की मैंने पहले बताई है, प्रतिपक्ष नेता की भूमिका रहती है सरकार की गलतियां निकालना।
प्रतिपक्ष नेता जितना मजबूत होगा सरकार उतनी ही व्यवस्थित चलेगी। ये कंपलसरी है, हर जो है ये सरकार टाइम ऐसा होता है। प्रतिपक्ष नेता की सैलरी जो रहेगी वो भी सांसद की तुलना में ज्यादा रहेगी, क्योंकि सांसद के अलावा एक और भूमिका निभा रहे हैं ना प्रतिपक्ष नेता के रूप में। इसीलिए अब इनका जो कार्यकाल है राज्यसभा का वो 6 वर्ष का ही है ना। इसीलिए जो भी यहाँ पे जो मेंबर रहेंगे वो सरकार के विघटन के बावजूद भी वो सदस्य रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, टोटल की टोटल जो है विधानसभा पूरी की पूरी जो मंत्री परिषद है वो भंग हो जाती है। 5 साल के लिए प्रमुख नेता के तौर पे सदन का जो प्रमुख नेता है वो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के इतिहास पे ध्यान दें, भारतीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, तो प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी के पहले भारत में एक रिकॉर्ड रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे सबसे लंबा कार्यकाल का। सबसे लंबा कार्यकाल अब तक का जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही रहा है। प्रधानमंत्री की शपथ दिलाने के बाद प्रधानमंत्री का एक काम रहता है कि इसी संसद में से मंत्री परिषद का निर्माण करने के लिए, मंत्रिमंडल का निर्माण करने के लिए नामों को जो है वो राष्ट्रपति को नाम एक परामर्श के तौर पे देता है। जो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इसको सलाह देने का काम जो है वो प्रधानमंत्री करता है। ये मंत्रियों का जो है अपने अकॉर्डिंग कार्यभार सौंपेगा। किसी मंत्री को मंत्री बनाने के बाद उसके कार्यों में फेरबदल करने का भी अधिकार प्रधानमंत्री के पास है। वही सलाह देके उस पद पे दूसरे को लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री के तौर पे जो टोटली वेतन भत्ते या इन लोकसभा के अध्यक्ष या आपके राज्यसभा के सभापति, इन सभी के वेतन भत्तों में कटौती या जो बढ़ाने संबंधी परिवर्तन करने का अधिकार, अंतिम अधिकार भारतीय संसद को। संसद द्वारा समय समय पर इनके वेतन भत्तों में कटौती या बढ़ोतरी की जा सकती है। याद रहे, भारत में जितने भी नियम हैं वो संसद द्वारा बनाने के बाद उसमें जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट को उसकी व्याख्या करने का अधिकार है। हाल ही में ये बात सुर्खियों में है जो मैंने आपको बताना चाहूंगा। एक बार संसद द्वारा कोई नियम बनाया जाता है, जैसे अभी वक्फ बिल पे भारतीय संसद ने बिल पास किया दोनों सदनों द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कल जो है एक मैसेज आया, एक व्याख्या की गई कि पुनर्विचार किया जाए उसकी वक्फ बोर्ड के ऊपर, क्योंकि उसमें कुछ बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट को जो ऐतराज है, जैसे गैर मुस्लिम का उस वक्फ बोर्ड में एंट्री, ऐसे कुछ 2-3 पॉइंट हैं। इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय संसद द्वारा बनाए गए बिल के ऊपर ऐतराज है। इसको लेकर जो है कल सभापति जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने कहा है कि आर्टिकल जो है 142 का डायरेक्ट दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 145(3) के तहत यह अधिकार दिया गया है। 145(3) के तहत भारतीय सुप्रीम कोर्ट को संसद द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या करने का अधिकार है, लेकिन किसी को राष्ट्रपति को डायरेक्ट परामर्श देने का अधिकार नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति का नाम उसमें लिया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को गलती में खड़ा कर दिया है जगदीप धनखड़ ने। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट को भी वापस जो है प्रत्युत्तर के रूप में भारत के अपने एक वकील है विष्णुदेव जैन है, इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को भी गलती में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि हाल ही में जो एक मुख्य बड़ा वकील था जिसके ऊपर आरोप लगा था भ्रष्टाचार का, उसके घर में बहुत सारे जो रेड पड़ी थी, पैसे मिले थे, उसके जो खिलाफ जो कमेटी तैयार की गई जांच के लिए, उसमें केवल 5 वकील ही क्यों थे? वो कहां निष्पक्ष हुई थी? जांच करने वाले आपके स्टाफ की जांच करने वाले भी हम होंगे ना भाई, संसद होगी। ऐसे करके एक के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको पहले बताया कि भारत में शासन प्रणाली के तीनों विभाग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका स्वतंत्र हैं। आपस में एक दूसरे को जो है कोई एंटरप्राइज नहीं करेगा। लेकिन कल एक ऐसा मुद्दा देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका में हस्तक्षेप किया गया है ना। अब इसे हस्तक्षेप कहेंगे या फिर कहेंगे कि वो संवैधानिक था, तो वो आर्टिकल के तहत यदि मैं बताऊं तो केवल जो है वो व्याख्या करने का अधिकार है, राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार यह आर्टिकल नहीं देता। धन्यवाद।